नमस्कार। खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम बिहार के पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई उन 3 खबरों पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस खबरों के सहारे बिहार की सियासत किस दिशा में जा रही है या फिर बिहार की सियासत किस दिशा की तरफ बढ़ चली है, उसका आप एक अनुमान लगा सकते हैं। ये तीनों खबर एक इंडिकेटर है जिसके सहारे आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। पहली खबर होगी नीतीश कहाँ है। दूसरी खबर होगी राजीव प्रताप रूडी को अब बागी हो जाना चाहिए। और तीसरी खबर है कि इलेक्शन कमीशन इतनी मनमर्जी पर क्यों तुला हुआ है, वो किसके प्रति जिम्मेवार है, ये हठधर्मिता क्यों, क्या सोच कर ये काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें SIR को लेकर अभी भी आधार पर बहस छिड़ा हुआ है, बहस जारी है। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं। नीतीश कहाँ है? देखिए, जदयू के सबसे सीनियर नेताओं में एक श्याम रजक की पत्नी का कल निधन हो गया। पिछले 24 घंटे के दौरान उनके निधन की सूचना पर श्याम रजक के साथ जुड़े हुए बहुत सारे नेता, मंत्री, पार्टी के पदाधिकारी उनसे मिलने गए, लेकिन मुख्यमंत्री उनसे मिलने नहीं गए, उनको सांत्वना देने नहीं गए। हाँ, एक रिलीज जारी कर दी गई। ये नीतीश कुमार के स्वभाव के ठीक विपरीत है। ये ऐसा कभी होता नहीं है कि भाई पार्टी के पदाधिकारी के परिवार में कोई हादसा हो जाए और मुख्यमंत्री वहाँ जाए नहीं। ऐसी स्थिति में जब मुख्यमंत्री अभी कल से अगर लगातार हम बात करें तो कई कार्यक्रमों में नहीं, कई योजनाओं के को देखने के लिए वो खुद बाहर निकले। मेट्रो योजना के कल देखने के लिए, जिस समय वो मेट्रो की योजनाओं का निरीक्षण कर रहे थे, उस समय उनके निवास पर जदयू और भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन नीतीश कुमार वहाँ नहीं गए। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार जो योजनाओं का जो निरीक्षण करते हैं वह सिर्फ दिखावा है, कोई रिमोट से नीतीश कुमार को चला रहा है? या फिर ये माना जाए कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर जो विपक्ष बार बार सवाल खड़ा कर रहा है, वो सवाल कहीं न कहीं मौजूद है? क्योंकि ये बहुत ही अप्रत्याशित बात है, ये घटना अप्रत्याशित है। परबत्ता के विधायक रामानंद सिंह की मृत्यु पर नीतीश कुमार की तरफ से शोक संदेश भी उस तरीके से जारी नहीं किया गया, उनके यहाँ गए भी नहीं और विधानसभा भी नहीं गए। उसके लिए कहा जा सकता है कि भाई संजीव अभी बागी हो गए, संजीव ने बगावत कर दी है। फिर भी नीतीश का ये मिजाज नहीं रहा। इसी तरीके से श्याम रजक के पत्नी के निधन पर वो मिलने न जाए, श्याम रजक को सांत्वना देने नहीं जाए, मतलब कुछ न कुछ चीज़ें तो चल रही हैं। और अगर जो चीज़ें दिख रही है वाकई में नीतीश की स्थिति वही है, तब तो फिर हाल के दिनों में नहीं, पिछले कई महीने से नीतीश कुमार जो फैसला ले रहे हैं उस फैसला पर सिर्फ सवाल ही नहीं उठ रहा है, उस फैसले के लिए जिम्मेवार कौन है? अगर नीतीश कुमार ये इस स्थिति में भी नहीं है कि श्याम रजक के घर पहुंचकर उनके पत्नी के निधन की खबर पर उनको सांत्वना देने पहुंचे, मतलब कुछ तो बात है। इस खबर के सहारे हम उस पॉलिटिक्स को भी समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव के बाद, 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद जो चीज़ें दिख रही हैं, क्या वाकई में वो अगर सत्य है तो फिर नीतीश के रहने और नहीं रहने का मतलब क्या है? और इस रहने और नहीं रहने के मतलब के पीछे का मतलब, इस पूरी स्थिति के लिए बीजेपी जिम्मेवार नहीं है क्या? एक बीमार मुख्यमंत्री को इस तरीके से ढोया जा रहा है, क्या ये राजहित में है क्या? बड़ा सवाल है। तो आज की पॉलिटिक्स में ये पहली खबर है और ये महत्वपूर्ण खबर है, और इस पर मंथन होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि एक बीमार व्यक्ति को
क्यों रिमोट के सहारे घुमाया जा रहा है। चलिए अब हम दूसरी खबर पर चर्चा करते हैं, और वो खबर है रूडी को बागी हो जाना चाहिए, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी के पास अब कोई विकल्प बचा हुआ नहीं है। आज पार्लियामेंट में राहुल की राजीव प्रताप रूडी से आमने सामने हो जाता है, और जिस तरीके से राहुल उनको बधाई दे रहे हैं, छोटी सी क्लिप है, लेकिन उस क्लिप के सहारे बहुत कुछ समझा जा सकता है। और ये भी समझा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जिस तरीके से चुनाव हुआ और सीधे तौर पर अमित शाह इस चुनाव में रूडी चुनाव हार जाए इसके लिए फील्डिंग करते दिखे। अपने सबसे करीबी कह सकते हैं कि निशिकांत दुबे को सारी हदें पार करने की इजाज़त दे दी। क्या क्या नहीं वो बयान में दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान भी राजीव प्रताप रूडी को टिकट बहुत मुश्किल परिस्थिति में दी गई, इसलिए कि वहाँ लालू यादव को हराने वाला दूसरा कोई चेहरा बीजेपी के सामने नहीं था। हालांकि उस चुनाव में भी प्रशासन ने राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ काम किया सीधे सीधे तौर पर। यह अलग बात है कि उस दौर में एसपी का तबादला हो गया, लेकिन डीएम आज भी मौजूद है। लेकिन ये खबर सबों के कानों कान है कि रूडी को हराने के लिए प्रशासन एक भी कसर नहीं छोड़ा था। ऐसे में और फिर जो सियासत है, जिस तरीके की सियासत चल रही है पिछले कई वर्षों से, जिस अंदाज में रूडी को टारगेट लिया जा रहा है, अब रूडी के पास सिवाय बगावत का कोई विकल्प नहीं है। या तो बागी बने या नहीं तो फिर अपनी राजनीति को विराम लगा दे। इनके पास अब कोई तीसरा विकल्प नहीं है, बगावत या विराम, दो ही चीज़ है, इसके अलावा कोई विकल्प तीसरा नहीं है। तब देखना होगा कि ये कब बगावत करते हैं, क्योंकि राजनीतिक मिजाज वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि और इनका राजनीतिक स्वभाव भी रहा है। और जिस तरीके से बिहार में पिछले कुछ वर्षों से घूम रहे हैं, राणा सांगा के नाम पे, महाराणा प्रताप के नाम पे जो कार्यक्रम का आयोजन ये कर रहे हैं और उसमें जो शिरकत कर रहे हैं, वो भी संकेत है। लेकिन अब वो संकेत खुलकर, संकेत के तौर पर नहीं, खुलकर सामने आकर कहना होगा, नहीं तो फिर द एंड। तो ये एक बड़ी सियासत डेवलपमेंट है कि राहुल के साथ इनकी दूसरी मुलाकात है, जो संयोग नहीं हो सकता है। पहली मुलाकात चुनाव से पहले का था और दूसरी मुलाकात आज चुनाव के बाद है। ज़रा सुनिए दोनों के मुलाकात के बीच क्या क्या अंदाज रहा, क्योंकि ये संयोग नहीं है और ये प्रयोग है, तो इसका बिहार के विधानसभा चुनाव पर असर पड़ेगा, ये तय मानिए। अब हम तीसरी और आखिरी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऐसा एक्ट कर रहा है जैसे लग रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर हो। अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, आधार को उनको मानना है, तो जो नए वोटर फॉर्म 6 भर रहे हैं उनको आधार मानते हुए सारे डॉक्यूमेंट्स को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जो 65 लाख लोगों को हटा दिया है, उसके आधार को अभी भी मानने को तैयार नहीं है। और 22 तारीख को अब अगली सुनवाई है, और आज जिस तरीके से बीएलओ पर प्रशासन का दबाव पड़ा है कि कुछ भी हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स तुम अपलोड करो, आधार अपलोड मत करो। वो लगता है जैसे सुप्रीम कोर्ट में दिखाना चाह रही है, जो पिछले कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट की हर सुनवाई के दौरान ये चीज़ें देखने को मिलती है। पहली बार दिखी कि फॉर्म दस्तखत हो चाहे नहीं हो, जैसे भी हो फॉर्म जमा कर दो। सुनवाई जिस दिन हुआ कह दिए देखिए 90% लोगों ने फॉर्म भर दिया है, कहाँ किसी को एतराज़ है, जबकि फॉर्म आधी अधूरी ही भरी गई थी। फिर जब इनको वक्त मिला तो हुआ कि भाई हम इतने लोगों को काट दिए तो कौन मृत है, कौन जिंदा है, क्या है नहीं है, इस पर बात करने को तैयार नहीं हुए। तब जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि आप उसकी सूची जारी कीजिए
और साथ ही आधार को आप स्वीकार कीजिए। सूची तो उसने जारी कर दी है, लेकिन अब सूची में बड़ी संख्या में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे जीवित लोग हैं जिनको मृत्यु घोषित कर दिया गया, और बहुत सारे ऐसे मृत घोषित हैं जिन्हें जीवित घोषित कर दिया गया है। अब इसको लेकर जो लोग जीवित हैं या जिन लोगों को पलायन के आधार करके या गांव में नहीं है उनका वोटर लिस्ट में नाम काट दिया गया, वो अगर फॉर्म भरता है तो आधार का कोई मतलब नहीं है। आधार या फिर जितने लोग डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए हैं 11 को, उसका भी आधार स्वीकार नहीं करना है, और कुछ भी दूसरा कागज दे दे, राशन कार्ड भी दे दे तो ले लेना है। तो ये जो हठधर्मिता इलेक्शन कमीशन का ग्राउंड पर दिख रहा है, इससे लोगों की एक इमेज बन रही है कि चुनाव आयोग जनता के प्रति जिम्मेवार नहीं है, किसी और के प्रति जिम्मेवार है। चलिए इस खास बुलेटिन पॉलिटिक्स को यहीं समाप्त करते हैं। फिर किसी नए मुद्दों के साथ, पॉलिटिक्स की नए मुद्दों के साथ कल ठीक इसी समय हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।